और चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिन की 5 शुभ तस्वीरों से। आज भारतीय रेलवे के लिए आपको बता दें ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज्यादा रिकॉर्ड रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आज का दिन काफी अहम है। आज सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन का भी शिलान्यास हुआ। इसके तैयार होने से गैंगटॉक से नाथुला सीमा तक जाने वाली सिक्किम चीन सीमा तक एक मजबूत रेल नेटवर्क बन जाएगा और आजादी के बाद पहली बार यहां तक रेल पहुंची है, इसलिए अपने आप में बहुत बड़ी बात। तीसरी शुभ तस्वीर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से है। यहां से अयोध्या धाम के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का भी उद्घाटन किया है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विकास का 5F मंत्र दिया है। साथ ही आज मिली है सीरीज जीत वाली गुड न्यूज। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रांची टेस्ट में 5 विकेट से शिकस्त दी है। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत वादियां अब सैलानियों के और करीब आने जा रही है। आज सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ। इसके तैयार होने से गैंगटॉक से नाथुला सीमा तक जाने वाली सिक्किम चीन सीमा तक एक मजबूत नेटवर्क बन जाएगा। इससे न सिर्फ बेहद कम समय में सीमा तक सैनिक और सैन्य साजो सामान आसानी से पहुंच सकेगा, यहां तक कि पर्यटन उद्योग को भी काफी फायदा होगा। ये एक ऐसी रेलवे लाइन है जो पूर्वोत्तर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके तैयार होने से गंगटोक से नाथुला सीमा तक जाने वाली सिक्किम चीन सीमा तक भारत की सीधी और तेज पहुंच बन जाएगी। कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जो हमारे सीमाओं तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करें और इसीलिए शायद भारतीय रेल इस वक्त कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो चीन तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बनाए। मैं इस वक्त सिवोक में हूं जो पश्चिम बंगाल में है। यहां पर एक नया स्टेशन बनाया गया है और यहां से होती हुई एक रेल लाइन जाएगी रंगपो तक, जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच का आखिरी स्टेशन होगा और वहां से दूसरे फेज में गैंगटॉक तक कनेक्ट करेगा। सिक्किम के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी जहां पर लोग ज्यादातर रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं यहां पर आवाजाही के लिए, लेकिन जब ये लाइन नाथुला तक कनेक्ट की जाएगी तब पूरे तरीके से सिक्किम और चीन की जो सीमा है, जो बॉर्डर लगता है, वहां तक ये रेल लाइन होगी और ये हमारे भारतीय सैनिकों के लिए भी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत अच्छा जो है एक प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि भारत का भी एक आउटलुक है कि हर चीन की तरफ से जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे, वहां तक रेल कनेक्टिविटी देनी है। पीछे अगर आपको दिखाएं तो सिवोक स्टेशन ये है और इसके पीछे अभी जो टनल्स बने हुए हैं, इसी टनल्स से निकलती हुई यहां से रेलगाड़ी जाएगी और फिलहाल इसका जो पहला चरण है रंगपो तक, लगभग उस पर काम तेजी से चल रहा है और 2025 तक लगभग ये पूरी लाइन बनके तैयार हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबी भालुकपोंग तेंगा तवांग रेलवे लाइन के बाद रणनीतिक रूप से ये बेहद अहम रेलवे लाइन है जो चीन सीमा क्षेत्र तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। रंगपो रेलवे स्टेशन का काम 3 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले फेज में सिवोक से रंगपो तक, दूसरे फेज में रंगपो से गैंगटोक तक और तीसरे फेज में गैंगटोक से नाथुला तक स्टेशन तैयार किया जाएगा। पहले चरण के तहत 44.98 किलोमीटर लंबा रेलवे लिंक पश्चिम बंगाल के सिवोक से शुरू होता है और सिक्किम के रंगपो पर खत्म होता है। इस दौरान 5 स्टेशन होंगे जिनमें सिवोक, रियांग, तीस्ता बाजार, मेली और रंगपो शामिल है। बड़ी बात यह है कि इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई में से 86% सुरंग से होकर जाएगी। यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन तीस्ता बाजार का बनेगा, जो टनल के अंदर में कैवर्न में 650 मीटर का कैवर्न है, उसमें 620 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए हमने एक्सेस टनल बनाया हुआ है हेडेड के थ्रू, और उसमें 6 हमने क्रॉस पैसेज दिए हुए हैं प्लेटफॉर्म से एक्सेस टनल में जाने के सेफ्टी के लिए। ये 3.1 किलोमीटर टनल में से 150 मीटर हमारा बचा है, 2900 प्लस हमने कर दिया है। मार्च में एक ये फेस है P2 एंड हमारा खुल जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में P1 एंड खोल देंगे। उसके बाद हम लोग इसका पक्का लाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ में जहाँ कैवर्न पोर्शन जहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म आना, प्लेटफॉर्म वर्क स्टार्ट करने वाले हैं।
इस परियोजना का पहला चरण 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण का अभी सर्वेक्षण चल रहा है। स्टेशन के स्थानों के लिए DPR रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि ये चरण 2029 तक पूरे हो सकेंगे। सिक्किम के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाके में रेलवे लाइन का निर्माण साबित करता है कि भारत के जाबाजों के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मुश्किलें काफी हैं। इरकॉन ये प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भारतीय रेल की भी पहल है कि कनेक्टिविटी बनाई जाए चीन की सीमा तक, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। पूरा जो सिलीगुड़ी इलाका है उसको सिक्किम, गैंगटॉक और आगे नाथुला तक कनेक्ट करने का। पवन कुमार के साथ तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट से यहाँ सिलीगुड़ी और रैंको के बीच से मिलन शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज्यादा रेल परियोजनाओं की सौगात दी और इसी कड़ी में आज 554 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशंस की खास बात यह है कि इन्हें अगले 50 सालों के हिसाब से बनाया जा रहा है। इन स्टेशंस पर एयरपोर्ट की तरह सुविधा उपलब्ध होगी ताकि ट्रेन के सफर को और ज्यादा सुविधाजनक और सुपर फास्ट बनाया जा सके। भारत के रेल विकास में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाओं से युक्त देश के रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए आज एक दिन इतिहास में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज्यादा रेल परियोजनाओं की वर्चुअली सौगात दी। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास के काम का शिलान्यास किया, जबकि लखनऊ के पूर्ण विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 28 स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला रखी। 28 स्टेशनों में से 17 पश्चिम बंगाल, 7 झारखंड और 4 बिहार में है। वहीं मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास होगा। एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने करीब 1500 नए बने रोड और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं मोदी सरकार का दावा है कि वो लगातार रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं देने पर जोर दे रही है। यात्रियों की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत बनने जा रहे रेलवे स्टेशनों में तमाम सुविधाएं मिलेंगी। फुटओवर ब्रिज, कॉन्कोर्स, प्लेटफॉर्म, पार्किंग की सुविधा होगी। इनमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र, फूड कोर्ट और कियोस्क बनाए जाएंगे। साथ ही इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों की सहूलियत के लिहाज से भी पूर्ण विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। बैठने की व्यवस्था, पेयजल, निर्देश बोर्ड, ट्रेन डिस्प्ले हर स्टेशन पर उपलब्ध होगा। देश के विकास में रेलवे की भूमिका बेहद अहम है। रेल की गति तेज होने से समय की बचत होगी, जिसके लिए मोदी सरकार वंदे भारत, अमृत भारत की सौगात देने के साथ बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम कर रही है। और अब यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक रेलवे स्टेशन पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आस्था की करते हैं। देश के कोने कोने से रोजाना लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में लगातार सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है ताकि राम भक्त आसानी से अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। और अयोध्या धाम से पूरे देश की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन सेवा की शुरुआत भी की गई है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। रामनगरी में हर दिन आस्था भक्ति का मेला लगता है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन करते हैं।
रामनगरी में 5 ओवरब्रिज बनकर तैयार है। यहाँ भक्तों की सहूलियत और सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। साथ ही देश के तमाम शहरों से अयोध्या धाम की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो रही है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। आस्था स्पेशल नाम से रेलवे के प्रबंधन में और जगह जगह से अयोध्या दर्शन के लिए रेलवे की विशेष सेवा है। पहला ट्रेन खड़गपुर से आज रवाना हो गया 1450 यात्रियों को लेकर के। बंगाल से 30-35 ट्रेन की परमिट रेडी है, जाना शुरू हो गया है। इस दौरान पूरा रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और राम भक्तों ने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। अच्छा लग रहा है। ये सनातनी धर्म का लिए जो दिन हुआ था वो अच्छा व्यवस्थापना है, अच्छा लग रहा था। आनंद करेगा। राम मंदिर हिंदू का मंदिर है, जाएगा अच्छा लगेगा ना, सबसे अच्छा लगेगा, सबसे बढ़िया अच्छा लगेगा। हर गुजरते दिन के साथ अयोध्या में आस्था का समागम और निखरता जा रहा है। देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आध्यात्मिक लाभ ले रहे हैं और राम का ये धाम पूरे देश की आस्था का केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धर्म और आध्यात्म की नगरी में दर्शन, पूजन और पर्यटन करने के लिए आए हुए श्रद्धालुओं को अब अलग अलग मंदिरों और टूरिस्ट प्लेस तक जाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब एकमात्र सरकारी बस सेवा के जरिए काशी दर्शन आसान हो चुका है, जो सस्ती तो है ही, यात्रियों को सुविधा भी मुहैया कराती है। काशी विश्वनाथ के भक्तों और काशी घूमने आने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज है। वो अब ई बस से काशी दर्शन कर सकेंगे, वो भी महज 500 रुपए में। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में बढ़ते पर्यटन और दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए नगरीय परिवहन निदेशालय की तरफ से आज एक अनूठी पहल की शुरुआत हो रही है, जिसमें काशी दर्शन नाम की एसी बस सेवा की शुरुआत की जा रही है और मात्र 500 रुपए देकर जो दर्शनार्थी हैं, यात्री हैं, बनारस आने वाले पर्यटक हैं, जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां पर जा सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे और इस एसी बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इस बस सेवा को काशी दर्शन नाम दिया गया है। इस बस सेवा का उद्घाटन योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। बाकायदा पूजा पाठ और रिबन काटकर उन्होंने इस बस सेवा को लोगों को समर्पित किया। इस बस से भक्त काशी के सभी बड़े मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। इस बस के शुरू हो जाने से श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। इसके शुरू हो जाने के बाद से उनके पैसे और समय की बचत होगी। महिलाएं तो सुरक्षा की दृष्टि से काशी दर्शन बस सेवा को लेकर उत्साहित हैं। तो इस तरीके की एक सेवा की जो थी यहाँ अत्यंत आवश्यकता थी और अब जब अपने यूपी परिवहन की तरफ से ये सेवा शुरू करी गई है मात्र 500 रुपए में, बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत अच्छा है क्योंकि अब महिलाओं में जो है अपना एकल यात्रा का जो है बहुत प्रचलन हुआ है। महिलाएं अपने ग्रुप बना करके, कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो भी घूम रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही सुविधाजनक, सेफ है और सरकारी सुविधा है, कम पैसे में है, तो घूमना भी आसान है और बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन है, सब जगह ले जा रहे हैं। और ये जो सुविधा चली है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पूरे इंडिया से हमारी कंपनी के गेस्ट आते हैं पर्सनल और ऑफिशियल विजिट पे, तो 1-2 दिन का समय लेके आते हैं, तो वो एक्चुअली सारे पर्यटक स्थल एक दिन में कवर नहीं हो पाते, उनको जाने की जल्दी रहती है, तो इस सुविधा का लाभ उनको मिलेगा। वाराणसी के कैंट बस अड्डे से रोजाना सुबह 8 बजे ये बस रवाना होगी, जो नमो घाट से सारनाथ, काल भैरव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा कुंड, तुलसी मानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन, पूजन और भ्रमण कराएगी। फिर शाम 6:30 बजे कैंट बस अड्डे पर दोबारा छोड़ देगी। खास बात यह है कि बस यात्रियों को टिकट ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मुहैया कराई जा रही है। इसकी बुकिंग आप हम लोगों ने ऑफलाइन तरीके से, हमारे जो कंडक्टर है जो बुक में, उसको भी ऑप्शन दे दिया है कि वो भी वहाँ से बुक कर सकता है। हम लोगों ने जो हमारी काशी ऐप है, जो ऑनलाइन ऐप है, उसके थ्रू भी हम लोग कर रहे हैं और फ्यूचर में हम लोग इसको पर्टिकुलरली हमारे पे हम लोग स्पॉट्स बना रहे हैं। जैसे हमारा स्पॉट्स है रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, या जो हमारा जो नगर निगम का ऑफिस है वहाँ से भी इसको हम लोग वहाँ भी अवेलेबल करेंगे। वहाँ से भी जाके आप बुक कर सकते हैं, ऑन द बोर्डिंग आप बस में बुक कर सकते हैं। फिलहाल 28 सीटों की क्षमता वाली इस बस की शुरुआत हुई है। आगे लोगों की जरूरत को देखते हुए इस बेड़े में और भी बसें शामिल की जाएंगी। एक बस सेवा यहाँ पे शुरू की जा रही है, इसके बाद लोगों का फीडबैक देखते हुए और भी बसेस इस तरह के निकाले जाएंगे
जो काफ़ी कम दर में लोगों को काशी दर्शन कराएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 3000 से ज्यादा कपड़ा खरीदार हिस्सा ले रहे हैं। और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ 40 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे 20 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। इंडिया's टेक्सटाइल स्टोरी। किसान, बुनकर समेत कपड़ा कारोबार से जुड़े लोगों के लिए आज एक नए मंच की शुरुआत हुई। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल प्रोग्राम में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में फाइबर, फैब्रिक और फैशन पर मुख्य फोकस रहा। पीएम मोदी ने इस इवेंट में 5F का मंत्र दिया। 5F यानी फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। यानी फोकस अब वोकल फॉर लोकल नहीं, बल्कि लोकल को ग्लोबल बनाने पर है। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। दुनिया भर की 100 से ज्यादा कंपनियां इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 3000 बायर्स और 40,000 ट्रेड विजिटर्स ने इस इवेंट में शिरकत की। कार्यक्रम का मकसद ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है, फिर चाहे वो कश्मीर की पश्मीना शॉल हो या उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी। भारत के विकास में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान हमेशा से अहम रहा है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत के टेक्सटाइल मार्केट का वैल्यूएशन पिछले 10 साल में 7 लाख करोड़ रुपए से 12 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। इस दौरान फैब्रिक और अपैरल के प्रोडक्शन में 25% की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है, भारत टेक्स इवेंट से कपड़ा कारोबार और इससे जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस क्षेत्र में नई पहचान बना पाने में कामयाब हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारी सहयोगी नामिका गौड़ ने भारत मंडपम में टैक्स 2024 के कलर्स को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, साथ ही इसमें शिरकत कर रहे कारोबारियों से भी बात की। भारत के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल समिट एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को किया। मकसद है कि ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी को भारत टेक्स 2024 में एक साथ दिखाया जाए, एक साथ लाया जाए, जिसके चलते भारत के कोने कोने से जो है वो कारीगर इस एक्सपो में शामिल होने आए हैं। साथ ही जो है 100 अलग अलग देशों से यहाँ पे एग्जीबिटर्स आए हैं। 3000 एग्जीबिटर्स ने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है। सर, आप कहाँ से आए हैं और आज कितना एक्सपोजर मिला है टेक्स एक्सपो के माध्यम से आपको? माई सेल्फ, मेरा नाम केटी शर्मा है। मैं आया हूँ उत्तराखंड, देहरादून से। हमारी कंपनी का नाम है देव इथिकल सस्टेनेबल क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स उत्तराखंड। वी कॉल इट टिस्केट यूके। सो वी आर वर्किंग ऑन द न्यू नेचुरल फाइबर्स। हम एक नए फाइबर पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो स्पेशल टाइप की ग्रास होती है, जो बैरन लैंड में होती है और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। इससे बनाया क्या जाता है? इस फाइबर, इस ग्रास से यार्न भी बनाया हमने। इससे फैब्रिक्स बनते हैं। हाई स्पीड पर चलाने वाले फैब्रिक्स लूम पर चलता है, तो कोई भी कंपनी इसमें जो डेनिम है, लिनन है, एवरी टाइप ऑफ फैब्रिक कैन बी मेड एंड दैट कैन बी गारमेंटेड ऑल्सो इन द फैब्रिक्स। फार्म, फैक्ट्री, फाइबर, फैशन की बात प्रधानमंत्री मोदी ने भारत टेक के उद्घाटन करते हुए की।
प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत में बेहतर क्वालिटी का फाइबर और फैशन एक साथ देखने को मिलता है और उसी का एग्जाम्पल है इस भारत टेक में लगी ये प्रदर्शनी का हिस्सा, जहां पे भारत के सबसे बड़े डिजाइनर्स ने अपनी जो प्रदर्शनी लगाई है, अपने कपड़ों का, अपने डिजाइनर का, अपने टेक्सटाइल का जो है वो एक जो है नमूना सबके सामने रखा है। ये दुनिया को एग्जाम्पल देता है कि भारत में जो फैशन है वो पूरी दुनिया को जो है वो पीछे छोड़ रहा है और बेस्ट क्वालिटी के फाइबर के साथ जो है बेस्ट क्वालिटी का जो फैशन है, नंबर 1 फैशन है, वो भारत के डिजाइनर्स भारत के टेक्सटाइल के साथ मिलके बना रहे हैं। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हम सीरीज जीत वाली गुड न्यूज दे देते हैं। जी हाँ, टीम इंडिया ने रांची टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। हालांकि सीरीज का आखिरी और 5वां टेस्ट अभी बाकी है, लेकिन अब तक खेले गए 4 टेस्ट में टीम इंडिया ने 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। रांची टेस्ट जीत में भी युवा सितारों ने अपना दमखम दिखाया। युवा विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुरेल ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में 39 रन की नॉट आउट पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने 55 रनों की शानदार पारी खेली। शुभमन गिल ने भी नाबाद 52 रन बनाए और टीम की जीत सुनिश्चित की। सीरीज का आखिरी टेस्ट धर्मशाला में 7 मार्च से शुरू होगा। गुलमर्ग में खेलो इंडिया उत्सव का भव्य समापन हुआ। खिलाड़ियों के साथ ही सैलानी भी इस आयोजन का हिस्सा बने और इस प्रतियोगिता में सेना के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा 10 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। और वहीं कर्नाटक में 9 और महाराष्ट्र ने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। खेलों के साथ ही घाटी के सांस्कृतिक रंग भी इसमें दिखाई दिए। बर्फ से खिली गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में ये खेलो इंडिया के समापन कार्यक्रम का जोश और उत्साह है। 21 से 25 फरवरी के बीच चले इस आयोजन में देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 एथलीट्स ने जलवा दिखाया। बेशक ये युवा खिलाड़ियों के सामने अपने हुनर को पेश करने का बेहतरीन मंच साबित हुआ। खेलो इंडिया का मेन मंत्रा ही है कि ग्रास रूट लेवल से बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनको टैलेंट उबारने के लिए एक यहाँ पे एक पोडियम प्रोवाइड करना, सो दैट देयर टैलेंट इज आइडेंटिफाइड, दे इमर्ज ऑन अ नेशनल स्केल। भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया उत्सव में दमखम दिखाया और सबसे ज्यादा 10 गोल्ड मेडल हासिल किए। 9 गोल्ड के साथ कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र 7 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी टीम ने चैंपियनशिप जीता है और आगे हम कोशिश करें कि ऐसे चैंपियनशिप जीतते रहेंगे और इंडिया के लिए इंटरनेशनल में मेडल लेंगे हम। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट जहाँ पे बिल्कुल बर्फ नहीं गिरती है, हम सेकंड रनर्स अप आ पाए। एंड दिस इज फॉर ऑल द एथलीट्स जिन्होंने भी इसके लिए कंट्रीब्यूट किया, गुलमर्ग में और लद्दाख के प्रीवियस इवेंट्स में भी। एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैंने भी इसके लिए 2 मेडल्स कंट्रीब्यूट करे स्की माउंटेनियरिंग के इवेंट्स में। इस दौरान घाटी के सांस्कृतिक रंगों की झलक भी देखने को मिली। स्थानीय कलाकारों ने गुलमर्ग के विंटर गेम्स में परंपरा के रंग भर दिए और सैलानियों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में जब भी हम पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हिमाचल के बी बिलिंग की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल, पर अब बहुत जल्द आपको बता दें कि हिमाचल के नाचन को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए खास पहचान मिलने जा रही है। यहां पैराग्लाइडिंग का दूसरी बार सफल ट्रायल हुआ है। खूबसूरत आसमान, बर्फ की सफेद चादर से ढके मनमोहक पहाड़ और किसी परिंदे की तरह परवाज भरते ये पैराग्लाइडर्स प्रकृति के श्रृंगार को अपनी आंखों से हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। पर ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द मंडी जिले के नाचन के देवी दहड़ के डुंगाथर में ये नजारा अब आम होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हुए दूसरे सफल ट्रायल के बाद पैराग्लाइडिंग साइट के लिए हरी झंडी मिल गई है। जो ये साइट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइट्स। ये इसको जितने भी आज तक पायलट यहाँ से जो ट्रायल बेस पे फ्लाई किए हैं, उन्होंने कहा कि दिस जो आपकी ये साइट है, सारा दिन यहाँ से उड़ा जा सकता है।
यहाँ से व्यूज जो हैं 360 डिग्री व्यूज जो हैं टेक ऑफ से आते हैं। जब फ्लाई करते हैं तो उधर से आपके और भी सारे व्यूज आते हैं। पूर्व की जयराम सरकार के समय डूंगाथर में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया गया था, जिसमें कुछ खामियां पाई गईं और फिर दोबारा ट्रायल किया गया। हवा के अलग अलग रुख और लैंडिंग के लिए पुख्ता जमीन को देखने के बाद इस साइट पर उड़ान को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अब यहां से ऊंचे पहाड़ों के लिए ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद अब हिमाचल के पैराग्लाइडर ऑपरेटर्स को रोजगार मिलेगा। नाचन और सिराज घाटी के पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान मिलेगी। साथ ही यहाँ के पर्यटन कारोबार का भी विस्तार होगा। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम का मिजाज फिर से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर अभी जारी रहेगा और मार्च की शुरुआत में भी ठंडक बनी रहेगी। अब फिर से ठंड बढ़ने लगी है, क्या कोई बारिश का अंदेशा है आने वाले समय में? मार्च की शुरुआत कैसी रहेगी? देखिए, अभी एक पश्चिम विक्षोभ है जो कि आपका 55 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास है। यही पश्चिम विक्षोभ के कारण से आप देख रहे हैं कि बादल सारे नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे हैं। आज आपका राजस्थान में और थोड़ा साउथ हरियाणा और ये इलाके में थोड़ा हल्की बारिश और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म भी होने की, लाइट थंडरस्टॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। जो मेन आज रहेगी स्थिति आपका सेंट्रल इंडिया यानी कि आपका मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और विदर्भा और छत्तीसगढ़, ये सभी इलाके में हमारे आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी सीवियर होंगे। एनसीआर के लिए भी कुछ प्रेडिक्शन है बारिश? दिल्ली एनसीआर में आज आपका एक बारिश, थोड़ा सा क्लाउडिंग, जैसे आप बाहर देख रहे हैं क्लाउडिंग शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत बारिश होने की भी संभावना है शाम या रात के समय। और इसके बाद दोबारा एक और पश्चिम विक्षोभ आएगी जो कि 29 से इफेक्ट करेगी, जिसके चलते 2 मार्च के आसपास दोबारा थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना दिख रही है। पहाड़ी राज्यों में क्या बर्फबारी ऐसी बरकरार रहेगी? जो सैलानी हैं वो बर्फबारी का और मजा कुछ दिनों तक उठा पाएंगे? आज आपका पहाड़ों में थोड़ा बारिश ज़्यादा रहेगी, बारिश और स्नोफॉल भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ मोस्टली वेस्टर्न हिमालयन रीजन को इफेक्ट कर रही है। कल से थोड़ा कम हो जाएगी और दोबारा आपका एक जो नया पश्चिम विक्षोभ आ रहा है 29 को, उसके चलते आपका बर्फबारी और बारिश दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ेगी, जिसके चलते भारी वर्षा या भारी बर्फबारी होने का भी संभावना है। आपका डे 5 यानी कि आज 25 तारीख है तो 1 तारीख तक होने की संभावना दिख रही है। दुनिया में सबसे अमीर शख्स कौन है, आप जानते हैं? दुनिया में सबसे अमीर शख्स वो है जो अपनी मुस्कान से दूसरों का दिल जीत ले। सही कहा आपने श्वेता, श्रेष्ठ आदमी वही होता है जो विनम्र होता है। इसलिए हमेशा मिट्टी से जुड़े रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल, इन्हीं अच्छे विचारों के साथ हमें दीजिए इजाजत और कल आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।